काम ये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम काम ये दुःखतप्तानां प्राणिनां देहमाश्रितम। हे ईश्वर, ना मैं राज्य भोगने की कामना रखता हूँ, न ही पुनर्जन्म लेकर के संसारी ठाट बाट भोगने की इच्छा रखता हूँ, न ही संसार के मान सुखों के प्राप्ति की इच्छा रखता हूँ। मेरी तो केवल एक ही इच्छा है, संसार के कष्टों से जो मानव जाति तड़प रही है उनके कष्ट नष्ट हो जाएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। हे भगवान, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया। हे प्रभु, सभी लोग स्वस्थ हो जाएं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग कल्याण देखें। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, और कोई भी दुख का भागी न बने। ओम शांति शांति शांति। मैं डॉक्टर रामजीत, योग विशेषज्ञ, आयुष विभाग, नागरिक अस्पताल जिला पलवल, नोडल अधिकारी हरियाणा योग आयोग, स्थान हीरालाल योग आश्रम गांव मीसा, जिला पलवल हरियाणा। विषय प्राकृतिक चिकित्सा के मूल सिद्धांत। ये करीब आधे घंटे लेक्चर हम आपके बीच में रखने जा रहे हैं। हमारा जो ये शरीर है जो आप देख रहे हैं, ये 5 तत्वों से मिलकर के बना है। इसमें पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों से ही ये ब्रह्मांड बना है, और इन 5 तत्वों से ही हमारे ये सभी शरीर बने हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो कुछ इस शरीर में है वही सब कुछ इस ब्रह्मांड में भी होता है। यानी जिन 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है, उन्हीं 5 तत्वों से इस ब्रह्मांड का भी निर्माण हुआ है। यदि हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है और हम किसी न किसी रोग के शिकार हो जाते हैं, तो प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत ये कहता है कि इन 5 तत्वों में से ही कोई तत्व घट गया है या कोई तत्व बढ़ गया है। शरीर का 5 तत्वों का जो संतुलन है वो बिगड़ गया है। उसे पुनः स्थापित करने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा इन 5 तत्वों का सहारा लेती है। सबसे आखिरी तत्व होता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व में हम पृथ्वी से मिट्टी लेते हैं, उस मिट्टी को या मृदा को विशेष विधियों से तैयार करते हैं। उसे गीला करके, जैसे कुम्हार बर्तन बनाने से पहले मिट्टी तैयार करता है, हम उसमें हाथ का प्रयोग सीधे तौर पर नहीं करते, उसे किसी कन्नी या किसी यंत्र की सहायता से तैयार करते हैं। उसके बाद हम छोटे रुमाल जैसे तौलिए लेते हैं भीगे हुए, और उसे किसी फ्रेम में रख करके या किसी समतल जगह में रख करके कन्नी से उस पर करीब 1 इंच मोटी चिकनी मिट्टी की परत बनाते हैं।
या दोमट मिट्टी की परत लगाते हैं। रोगी के साइज के हिसाब से एक पट्टी रोगी की नाभि से लेकर नीचे का जो पेडू है उस हिस्से के लिए तैयार करते हैं, तो दूसरी पट्टी माथे पर रखने के लिए तैयार करते हैं, और कई परिस्थितियों में तीसरी पट्टी पैर के तलवों के लिए भी हम करते हैं। तो ये जो मिट्टी चिकित्सा का विधान है, इसमें लगभग गर्मी में आधा घंटा और सर्दी में 1 घंटा जब बीत जाता है तो मिट्टी शरीर को पकड़ना छोड़ देती है, और यदि हम रोगी से करवट लिवाते हैं तो पट्टी स्वयं छूट के गिर पड़ती है, और यदि मिट्टी चिपकी रह गई तो मिट्टी ने अभी अपना पूरा कार्य नहीं किया है, हमें और समय देना चाहिए था। तो इसके अतिरिक्त मिट्टी में जैसे पहलवान लोग कुश्ती लड़ते हैं, ऐसे पूरे बदन को दबाने का भी प्रावधान है। गीली मिट्टी से और सूखी मिट्टी से रोगी की आवश्यकता के हिसाब से मालिश का भी विधान है। तो ये सारी विधियां मिट्टी चिकित्सा के अंतर्गत आती हैं। दूसरा में मुख्य तत्व है जल। जल चिकित्सा में हम प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत एनीमा पर विशेष ध्यान देते हैं। जब हमारा पेट साफ नहीं होता है और हमारा जो मलाशय है वो सूखने लगता है, और उसकी वजह से पेट के अंदर गांठें बनने लगती हैं, और प्राकृतिक तरीके से व्यक्ति शौच नहीं जा पाता है, और जाता है तो पेट साफ नहीं होता है। ऐसे हालात में रोगी को विशेष विधि से एनीमा जल चिकित्सा में दिया जाता है। बहुत ही अत्यंत कमज़ोर व्यक्ति है या बहुत अधिक वृद्ध व्यक्ति है तो उसको विशेष रूप से ही जल में कुछ शरीर को शक्ति देने वाले पदार्थ, शहद आदि मिलाकर के एनीमा कराते हैं, ताकि कमजोरी की वजह से रोगी एकदम से अपनी शक्ति ना खो बैठे, पेट भी साफ हो जाए और साथ ही साथ पोषण भी मिल जाए। प्राकृतिक चिकित्सा ये कहती है मल ही बल है, लेकिन मल का अधिक हो जाना ही रोग का प्रमुख कारण है। वात पित्त कफ संतुलित रहें, शरीर के मल संतुलित रहें, तो जल चिकित्सा में हम जहाँ एनीमा कराते हैं वहीं कुंजल का भी विधान है, वहीं टब स्नान का भी विधान है, वहीं जलनेती का भी विधान है, वहीं जल चिकित्सा संबंधी कई तरह के प्रावधान इसमें होते हैं। इसी तरह से वायु चिकित्सा है। वायु चिकित्सा में विशेष विधियों से रोगी के शरीर को वायु के संपर्क में लाया जाता है। तो इस तरह 5 तत्वों से बना शरीर है, और चिकित्सा में उनका उपयोग हम अपनी विशेष विधियों के साथ करते हैं। तुरंत समाधान के लिए एनीमा एक बहुत अच्छी विधि है। 25 तरह से एक व्यक्ति को एनीमा कराया जा सकता है। 50 ग्राम जल से लेकर के 500 ग्राम जल तक, और 500 ग्राम जल से लेकर के 5 लीटर तक एनीमा का विधान है, जिसे हम हाइड्रोकोलन थेरेपी नाम से भी जानते हैं। रोगी की ज़रूरत, रोग के शमन हेतु जिस प्रकार के एनीमा की आवश्यकता होती है वो इसमें जो प्राकृतिक चिकित्सक हैं विशेष रूप से कराते हैं।
दूसरी बात, मैं एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा आंगन है, उसके बीच में एक बहुत सुंदर कुआं है। चारों तरफ कुएं का अच्छा मंडल बना हुआ है, उतरने चढ़ने की सीढ़ियां बनी हुई हैं। लोग उस कुएं पर कुछ पानी लेने आते हैं, कुछ नहाने आते हैं, कुछ अपने मवेशियों को जल पिलाने आते हैं, कुछ कपड़े धोने के लिए आते हैं। और कुआं काफ़ी व्यस्त रहता है, लेकिन जो व्यर्थ पानी बह कर के जो अशुद्ध पानी है वो एक मोरी में इकट्ठा होता है, और मोरी में जाते हुए मोरी उसे दूर तक ले जाती है। और इस तरह लोग कुएं का उपयोग करते हैं। लेकिन समय के साथ साथ मोरी में हरे नीले रंग की काई इकट्ठी हो जाती है, उसमें धीरे धीरे धूल मिट्टी से गाद भी उत्पन्न हो जाती है, लेकिन पानी फिर भी निकलता रहता है। समय के साथ साथ उसमें घास भी पैदा हो जाती है, पानी निकलता रहता है। धीरे धीरे उस मोरी में कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, लेकिन पानी चलता रहता है। धीरे धीरे उसमें मेंढक कछुए भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन पानी निकलता रहता है। धीरे धीरे जो मोरी है आधी ढक जाती है, लेकिन पानी निकलता रहता है और व्यक्ति सोचता रहता है मैं अभी भी स्वस्थ हूँ। उसे अंदाज़ा नहीं है कि आपके शरीर के अंतर्गत बहुत सारा विजातीय पदार्थ इकट्ठा हो रहा है। उसकी वजह से शरीर के अंदर अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े, अंदर अंगों में बदबूदार पसीना और ये सब चीज़ें हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे हमारा शरीर सांस से कार्बन डाइऑक्साइड जो विषैली गैस है उसे बाहर निकालता है। हमारी जो स्किन है, त्वचा, वो हमारे पसीने के माध्यम से अशुद्धियों को बाहर निकालती है। हमारे गुर्दे मूत्र के माध्यम से शरीर की कई प्रकार की अशुद्धियों को बाहर निकालते हैं। उसी प्रकार से हमारी आंतें मलाशय के रास्ते होते हुए हमारे जो वेस्ट पदार्थ है, स्टूल, उसको बाहर निकालती हैं। जब वेस्ट पदार्थ रुकता है कहीं भी, तो धीरे धीरे शरीर में रोग पनपने लगता है। ठीक उसी तरह से जैसे कुएं की नाली में पहले काई, धूल मिट्टी, गाद, घास फूस, मक्खी मच्छर, मेंढक कछुए, ये सब पैदा होते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है जब नाली ब्लॉक भी हो जाती है, और फिर जो कुएं का पानी बहता है वो नाली के तटबंधों को छोड़ करके ऊपर से बहने लगता है। और तब लोग मजबूरी समझते हैं कि तुरंत नाली को साफ किया जाए, अन्यथा यहाँ रोग फैल जाएंगे। ऐसे हमारे शरीर के अंदर जब विजातीय पदार्थ बढ़ जाते हैं तो उनको तुरंत ही उनका शमन जरूरी है, उनको बाहर निकालना ज़रूरी है। चाहे हम जल चिकित्सा से करें, एनिमा के माध्यम से, चाहे हम मिट्टी की चिकित्सा से करें, चाहे हम सूर्य किरण चिकित्सा से करें, चुंबक चिकित्सा से करें, प्राकृतिक चिकित्सा, इसमें गर्म पानी, ठंडे पानी की पट्टियों का भी माध्यम है।
और भी अनेक विधियों का इसमें माध्यम है। आज साइंस का ज़माना है और प्राकृतिक चिकित्सा में जो प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र खुले हुए हैं, वहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी बहुत सारी बातें आ गई हैं, लेकिन ये हमारे जीवन में सबसे सरल चिकित्सा है, सबसे आसान चिकित्सा है। फिर भी इसके लिए उचित मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। कुछ लोग ये शंका करते हैं कि जी प्राकृतिक चिकित्सा में उपवास कराया जाता है और भूखे मारा जाता है, आपका वज़न ज़्यादा है, आपका उससे बीपी भी ज़्यादा है, आपके दिल के ऊपर भी दबाव है, आपके ब्लड में शुगर ज़्यादा है और उस सब की वजह से आप अनेक बीमारियों के शिकार भी हैं। तो ऐसी कंडीशन में शरीर का शोधन, और मैं कहूँ संशोधन, बहुत आवश्यक है। और उसमें उपवास को ऐसे नहीं है कि सीधे गए और कहा कि आज से सब खाना पीना बंद। पहले अन्न को बंद किया जाता है और फलाहार पर लाया जाता है, फिर फलाहार को बंद किया जाता है, रसाहार पे लाया जाता है, बहुत सारे जूस पिलाए जाते हैं, फिर रसाहार से घटाते हुए नींबू जल पर लाया जाता है, फिर घटाते हुए केवल प्राकृतिक जल पर लाया जाता है। फिर शरीर का शोधन या संशोधन किया जाता है और फिर उसी हिसाब से जब शरीर का संशोधन हो जाता है तो धीरे धीरे पहले जल से नींबू पानी पिलाया जाता है, फिर रसाहार पिलाया जाता है, फिर रसाहार के बाद फलाहार पिलाया जाता है, फिर फलाहार के बाद धीरे धीरे हल्के अन्न पिलाया जाता है, जैसे दलिया है, खिचड़ी है, चावल है, फिर धीरे धीरे हरी सब्जियों पिलाया जाता है, फिर धीरे धीरे उसको हल्की चपाती सब्जी के साथ दी जाती हैं और फिर धीरे धीरे व्यक्ति को नियमित आहार पिलाया जाता है जो वो प्रतिदिन खाते रहते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा हमेशा भूखा नहीं रखती, लेकिन भूख को कंट्रोल किया जाता है और रोग का शमन किया जाता है और शरीर का शोधन किया जाता है। तो उसमें ब्रह्मास्त्र के तरह काम करता है आपका उपवास। एक कुशल प्राकृतिक चिकित्सक की देखरेख में ये सब होना चाहिए। और इसी प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा ये मानता है कि जब भी शरीर में विजातीय द्रव्य इकट्ठा होता है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो रोगी डॉक्टर की निगरानी में, प्राकृतिक चिकित्सक की निगरानी में उचित तरीके से, उचित विधि से अपने शरीर का शोधन करे। इसका ये विशेष लाभ होता है, एक बार आप चिकित्सा विधान प्राकृतिक चिकित्सक की निगरानी में सीख जाते हैं तो बार बार शरीर रोगी भी अगर होता है भविष्य में, तो आपको हर बार वहाँ जाना नहीं पड़ता, आप आधे डॉक्टर बन जाते हैं और बहुत सारी चिकित्सा अपने घर में रह के कर लेते हैं बिना किसी पैसे के। तो आज का जो संदेश है उसमें प्राकृतिक चिकित्सा एक आदर्श चिकित्सा पद्धति है, उसका उपदेश है। योग चिकित्सा के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा की जाती है। इसमें 24 घंटे की आपकी जो दिनचर्या है, आहार आपका कैसा रहे, निद्रा आपको कैसे लेनी है, ब्रह्मचर्य का पालन आपको कैसे करना है,
आपके वात पित्त और कफ किस तरह शांत रहें, ये सब आपको कैसे करना है, इन सब के बारे में प्राकृतिक चिकित्सा एक अच्छी चिकित्सा भी देती है और साथ साथ आपको पहले दिन से ही आधा डॉक्टर भी बना देती है। तो इसे कुशल चिकित्सक की देखरेख में सीखना चाहिए। और इसी के साथ आज हम अपना ये उपदेश बंद करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।